चोर की दाढ़ी में तिनका। एक बार एक मशहूर व्यापारी के यहाँ बहुत सा धन चोरी हो गया। उस व्यापारी ने इसकी रिपोर्ट राज्य के अधिकारियों को दी। काफी जांच पड़ताल के बाद भी चोर नहीं पकड़ा जा सका। चोर व्यापारी के घर से सभी बेशकीमती चीजें उठा ले गए थे। उसके पास बर्तनों और साधारण वस्त्रों के अलावा कुछ भी बाकी नहीं बचा था। उसका लगभग दिवाला ही निकल गया था। इतने बड़े पूंजीपति की ऐसी दुर्दशा देख बादशाह बड़े चिंतित हुए। बादशाह ने इस चोरी का पता लगवाने का निर्णय किया। उन्होंने बीरबल से सारा हाल कहकर चोर को माल समेत बरामद करने का आदेश दिया। बीरबल ने बादशाह की आज्ञा का पालन किया। उसने उस व्यापारी को बुलवाया जिसका माल चोरी हो गया था। इसके पश्चात उससे पूछा, तुम्हें किसी पर संदेह है? यदि किसी पर शक हो तो स्पष्ट बता दो, घबराओ नहीं, तुम्हारी सब संपदा मिल जाएगी। व्यापारी को बीरबल की बातों से बहुत ढाढ़स बंधा। बादशाह भी उस समय वहां मौजूद थे। व्यापारी ने उत्तर दिया, हुजूर, मेरा यह अनुमान है कि नौकरों ने ही मिलकर यह काम किया है, क्योंकि बाहरी आदमी को इतनी वाकफियत नहीं हो सकती। किंतु यह भी सत्य है कि मैंने किसी को अपनी आंखों से ऐसा करते नहीं देखा, इसलिए मैं किसी दोषी नौकर का नाम बता पाने में असमर्थ हूँ। बीरबल ने सिपाही भेजकर व्यापारी के सभी नौकरों को बुलवाया। जब सभी नौकर आ गए तो बीरबल ने समान आकार की बहुत सी लकड़ी की पट्टी मंगवाई। उन पर कोई मंत्र पढ़ने का ढोंग करके एक एक लकड़ी प्रत्येक नौकर को दे दी और कहा, आज रात को ये लकड़ियां तुम लोग अपने अपने पास रखो, कल सुबह लाकर मुझको दिखाना। जो कोई चोर होगा या उसकी मदद से चोरी हुई होगी, उसके पास की लकड़ी आधी इंच बढ़ जाएगी। बीरबल के हुक्म से राज्य कर्मचारियों ने व्यापारी के नौकरों को अलग अलग कमरों में रखा और उनकी देखरेख के लिए चपरासी नियुक्त कर दिए गए। उन नौकरों में जो नौकर वास्तव में चोर था, ने अपने मन में सोचा कि यह लकड़ी बाद में आधा इंच बढ़ जाएगी, तो मैं पहले ही क्यों न इसको आधा इंच काट दूं ताकि बढ़ने पर यह पूरी ही रहे। इस तरह मेरी लकड़ी सबके बराबर रहेगी। इस प्रकार दीवान बीरबल मुझे नहीं पकड़ पाएगा। ऐसा सोचकर उसने फौरन अपनी लकड़ी को आधा इंच छोटी कर दिया। यही तो बीरबल की चाल थी। क्या कभी लकड़ी रात भर में अपने आप बढ़ सकती है? दूसरे दिन सुबह बादशाह और बीरबल उस जगह पर गए जहां नौकर रखे गए थे। उनके साथ वह व्यापारी भी था। बीरबल ने सबकी लकड़ियों को देखा। जब असल चोर की लकड़ी देखी तो वह आधा इंच औरों से छोटी निकली। बीरबल समझ गए कि अवश्य ही इसने चोरी की है। बीरबल ने एकांत में ले जाकर उसे छोड़ देने का वायदा करके सब असलियत जान ली। जब चोर ने धन छिपाए जाने का स्थान बताने में आनाकानी की तो उन्होंने नौकर को पीटने का हुक्म दिया। मार खाने के डर से चोर ने सब बातें कबूल कर लीं और जहां जो चीजें छिपाई थीं, वह जगह बता दी। बाद में बीरबल ने सब धनमाल लेने के लिए व्यापारी को हुक्म दिया। व्यापारी का जो कुछ माल चोरी हो गया था, वह सब मिल गया। वह बहुत खुश हुआ। बादशाह सब कुछ देख रहे थे। वे बीरबल की बुद्धिमानी से बड़े प्रसन्न हुए। व्यापारी बीरबल के चरणों में गिरकर बोला, आज यदि आपकी कृपा न होती तो यह सब मेरी खोई चीज नहीं मिलती। इसका परिणाम यह होता कि मैं आत्महत्या कर लेता। बीरबल ने उसे उठाकर गले लगा लिया और उसका सारा सामान उसे सौंप दिया। नौकर को राज्य के कानून के अनुसार दंड का आदेश दे दिया गया। अनोखी दवा। एक बार एक बादशाह का अंगूठा युद्ध में कट गया। उस बादशाह ने राज्य के बड़े से बड़े हकीमों से उसका उपचार कराया, मगर किसी प्रकार का फायदा नहीं हुआ। अधिक उपचार करने से इतना अवश्य हुआ कि अंगूठे में मांस तो आ गया, परंतु नया नाखून नहीं आया। बादशाह ने सब हकीमों को जेल में डलवा दिया और कहा, हमारे अंगूठे पर नाखून आने के बाद ही तुम लोग छूट सकोगे, नहीं तो तुम्हारा छुटकारा कभी नहीं होगा। इसके बाद उसने यह कानून ही बना दिया, यदि कोई वैद्य का काम करता पाया जाता तो बादशाह उसे अपने पास बुलाकर औषधि पूछता। अगर वह न बता पाता तो उसे जेल में डाल दिया जाता था। यह देखकर राज्य के सभी हकीम डर गए।
बहुतों ने तो यह काम ही छोड़ दिया और कितने ही इधर उधर छिप गए। रोगियों को चिकित्सा के लिए वैद्य मिलना मुश्किल हो गया। यह खबर फैलते फैलते दिल्ली तक पहुंची और अकबर बादशाह ने भी सुनी। अकबर बादशाह को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने गरीब जनता को इस अत्याचार से छुड़ाने के लिए बहुत बड़ी सभा करके इसका उपाय पूछा। बीरबल भी वहां मौजूद थे। वह बोले, जहां पनाह, यदि आप मुझे जाने की आज्ञा दें तो मैं किसी न किसी उपाय से उन लोगों को छुटकारा दिला सकता हूँ। अकबर बादशाह ने खुशी से बीरबल को वहां जाने की आज्ञा दे दी। बीरबल वैद्य का भेष बनाकर 10-5 मामूली औषधियों को झोले में डाल उस बादशाह के नगर में पहुंचे। उस समय बादशाह के डर से नगर में कोई वैद्य नहीं रहता था, इसलिए बीरबल की ख्याति बहुत शीघ्र ही पूरे राज्य में फैल गई। वहां के लोगों ने उसे भाग जाने की सलाह देते हुए कहा कि अगर बादशाह सुन लेगा तो उसको जेल में डलवा देगा, परंतु बीरबल ने किसी का कहना नहीं माना और हिम्मत से अपना काम करता रहा। धीरे धीरे उसकी खबर बादशाह तक पहुंची। बादशाह ने उसे तुरंत बुलवाया और कहा, वैद्य साहब, हमने आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है। यदि आप हमारे अंगूठे का नाखून उगा सकें तो हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मुझे इस रोग की ऐसी दवा याद है जिसके लगाने से केवल 5 दिन में ही नाखून आना शुरू हो जाता है। मेरे गुरु का कहना है कि यह दवा कभी बेकार सिद्ध नहीं होगी, परंतु मैं जिन जिन दवाओं के नाम बताऊं आप उनको मंगवा दें। यदि फिर भी आपका नाखून न आए तो मेरा सिर कटवा दीजिएगा। बीरबल ने कहा, ऐसी दृढ़ता से जवाब देने वाला वैद्य आज तक मुझे नहीं मिला। अब मुझे आशा है कि मेरे रोग का अंत हो जाएगा। बादशाह खुशी से फूला न समाया। बीरबल बोले, सहायक तो परमेश्वर है, मैं 3 दिन में आराम कर देने का प्रण करता हूँ, मगर मेरे नुस्खे की दवाओं का मिलना थोड़ा कठिन है। इसमें क्या कठिनाई है? क्या मैं बादशाह होकर भी दवा नहीं मंगवा सकता? बादशाह ने अपनी बादशाहत का रोब दिखाते हुए कहा। बीरबल बोले, परमेश्वर की कृपा से सब कुछ हो सकता है। मेरा यह कहना नहीं है कि आप उन दवाओं को नहीं मंगा सकेंगे, परंतु आप मुझे लिखी कहना नवचन दीजिए कि यदि आप 1 मास के भीतर दवा न मंगवा सके तो फिर मैं आपका इलाज नहीं कर सकूंगा। और अब तक आपने जितने वैद्य हकीम फिर कर रखे हैं उन सबको छोड़ देंगे। इस बीच अगर आप दवा मंगवा देंगे तो उसी समय मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। यह सुनकर बादशाह ने सोचा कि इस हकीम को मेरे प्रभाव और धन की खबर नहीं है। यह ऐसी कौन सी दवा मंगवाएगा जिसका मूल्य मैं नहीं दे सकूंगा। यह सोचकर उसने बीरबल के कथनानुसार प्रतिज्ञा पत्र लिख दिया और उससे दवाओं के नाम पूछे। बीरबल ने अपनी इच्छानुसार काम होता देखकर एक शेर पढ़कर सुनाया। क्या अजब आना है उस नाखून का, फूलगर गूलर का हो, पेशाब मछली का। बादशाह ने यह शेर सुनकर दोनों वस्तुएं लाने के लिए दीवान को आज्ञा दी। बेचारा दीवान काफी परिश्रम करके थक गया, परंतु इन दोनों वस्तुओं का कहीं नामो निशान भी नहीं पा सका। अवधि पूरी हो गई। लाचार होकर बादशाह को सभी हकीमों और वैद्यों को छोड़ना पड़ा। फिर बादशाह ने उन वैद्यों को बुलाकर शेर में कही गई दवाओं के गुण पूछे। सबने उन दवाओं की प्रशंसा की क्योंकि बीरबल उनको पहले ही समझा चुके थे। हकीमों ने अपना छुटकारा पाने की वजह से बीरबल को बहुत धन्यवाद दिया। उसके पश्चात बीरबल ने दिल्ली आकर सब बातें अकबर बादशाह को बताईं। वे भी उसकी बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए। देश की जमीन पर पैर न रखना। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ दरबार-ए-आम में बैठे हुए थे, तभी महल से उनके लिए बुलावा आ गया। बादशाह अकबर जाने के लिए तैयार हुए ही थे कि दूसरा बुलावा आ गया। जिन बेगम साहिबा का बुलावा आया था, बादशाह उन्हें बहुत प्यार करते थे, इसलिए वे जल्दी से दरबार से उठकर महल की तरफ जाने लगे। तभी उन्होंने देखा कि बीरबल मुंह फेरकर मुस्कुरा रहा है। बादशाह से यह देखा नहीं गया और क्रोधित होकर उन्हें हुक्म दिया, बीरबल, तुम यहाँ से फौरन निकल जाओ और अब इस जमीन पर पैर नहीं रखना, वरना तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी।
बीरबल ने हुक्म मान लिया और नरम लहजे में सलाम करते हुए दरबार से बाहर चले गए। बीरबल के जाने के बाद कुछ दरबारी तो बीरबल के जाने से खुश हुए और कुछ दरबारी परेशान हो गए। पर जब बीरबल को गए काफी दिन हो गए तो बादशाह अकबर का गुस्सा ठंडा गया। इधर बीरबल के न होने से दरबार के कामों में बहुत सी परेशानियां आन लगीं। स्वयं बादशाह अकबर बहुत परेशान हो गए। अब उन्हें बीरबल के न होने का एहसास होने लगा। वे बीरबल को बुलाने के लिए तरकीब सोचने लगे। एक दिन अकबर बादशाह अपने महल के झरोखे से बाहर का नजारा देख रहे थे कि उन्होंने एक गाड़ी में बीरबल को जाते हुए देखा। बादशाह अकबर ने हुक्म देकर गाड़ी को रुकवा लिया। गाड़ी के रुकने के बाद बादशाह अकबर ने क्रोधित स्वर में बीरबल से पूछा, तुमने मेरा हुक्म क्यों टाला? बीरबल ने नरम लहजे में जवाब दिया, जब आपने मुझे हुक्म दिया था कि इस जमीन पर पैर नहीं रखना, तो उसी दिन मैं दूर देश जाकर वहां की जमीन की मिट्टी को इस गाड़ी पर बिछा लाया हूँ। अब मैं इसी पर रहता हूँ और आपका हुक्म मानता हूँ। जिंदगी के बाकी दिन मैं इसी पर गुजार दूंगा। बीरबल की वफादारी पर खुश होकर बादशाह ने उनकी गलती को माफ कर दिया और फिर से उनका पद उन्हें दे दिया। बात सच निकली। एक दिन अकबर बादशाह के दरबार में एक व्यक्ति नौकरी मांगने के लिए अर्जी लेकर आया। उससे कुछ देर बातचीत करने के बाद बादशाह ने उसे चुंगी अधिकारी बना दिया। बीरबल, जो पास ही बैठा था, यह सब देख रहा था। उस आदमी के जाने के बाद वह बोला, यह आदमी जरूरत से ज्यादा चालाक जान पड़ता है, बेईमानी किए बिना नहीं रहेगा। थोड़े ही समय के बाद अकबर बादशाह के पास उस आदमी की शिकायतें आने लगीं कि वह प्रजा को काफी परेशान करता है तथा रिश्वत लेता है। अकबर बादशाह ने उस आदमी का तबादला एक ऐसी जगह करने की सोची जहां उसे किसी भी प्रकार की बेईमानी का मौका न मिले। उन्होंने उसे घुड़साल का मुंशी मुकर्रर कर दिया। उसका काम था घोड़ों की लीद उठवाना। मुंशी जी ने वहां भी रिश्वत लेना आरंभ कर दिया। मुंशी जी साइसों से कहने लगे कि तुम घोड़ों को दाना कम खिलाते हो, इसलिए मुझे लीद तौलने के लिए भेजा गया है। यदि तुम्हारी लीद तौल में कम बैठी तो अकबर बादशाह से शिकायत कर दूंगा। इस प्रकार मुंशी जी प्रत्येक घोड़े के हिसाब से 1 रुपया लेने लगे। अकबर बादशाह को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने मुंशी जी को यमुना की लहरें गिनने का काम दे दिया। वहां कोई रिश्वत व बेईमानी का मौका ही नहीं था। लेकिन मुंशी जी ने वहां भी अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ा दिए। उन्होंने नावों को रोकना आरंभ कर दिया कि नाव रोको, हम लहरें गिन रहे हैं। नावों को 2-3 दिन रुकना पड़ता था। नाव वाले बेचारे तंग आ गए। उन्होंने मुंशी जी को 10 रुपए देना आरंभ कर दिया। अकबर बादशाह को जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने आज्ञा दी। मुंशी जी भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने एक तख्ती किनारे पर लगा दी जिस पर लिखा था, रोको मत जाने दो। इस प्रकार अकबर बादशाह की आज्ञा भी और रिश्वत भी लेते रहे। अंत में तंग आकर अकबर रही बादशाह ने मुंशी जी को नौकरी से अलग कर दिया और बीरबल की बात सच देखकर उसकी तारीफ की। जाकर बुला लाओ। एक दिन सुबह सुबह बादशाह ने अपने सेवक से कहा, जाओ जाकर बुला लाओ। इसके आगे बादशाह ने कुछ नहीं बताया। सेवक ने भी नहीं पूछा। उसका साहस भी नहीं हुआ था, मगर उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह किसे बुलाकर लाए। उसने अपने सभी मित्रों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी इसका उपाय नहीं बता सका। अंत में वह बीरबल के पास पहुंचा और उसके पैरों में लेटकर गिड़गिड़ा उठा, हुजूर मेरी मदद करो, मैं बड़े संकट में फंस गया हूँ। बताओ तो बात क्या है? बात यह है हुजूर, बादशाह ने अभी हुक्म दिया है कि जाओ जाकर बुला लाओ। मैं किसे बुलाकर ले आऊं, समझ में नहीं आता। जिस समय उन्होंने यह हुक्म दिया वे क्या कर रहे थे? नहाने की तैयारी में थे। तो जाओ जल्दी से नाई को बुला लाओ, वे हजामत बनवाना चाहते हैं। सेवक नाई को बुलाकर ले गया। बादशाह बहुत खुश हुए। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, नाई को किसने सलाह दी? तुम तो इतने चतुर नहीं हो, बुलाने की। यह सलाह बीरबल जी ने दी थी। वह डरते डरते बोला। बादशाह बड़े प्रसन्न हुए।
मूर्ख मिले तो क्या करें। एक दिन बादशाह अकबर के उस्ताद पीर साहब मक्का से दिल्ली आए। उन्हें दिल्ली की सड़कों के विषय में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए बादशाह तक पहुंचने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। महल में उनकी बड़ी आवभगत की गई। कुछ दिन आनंद लेकर पीर साहब मक्का लौट गए। जब पीर साहब चले गए तो अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारे भी कोई गुरु हैं, जैसे कि मेरे पीर साहब हैं? यदि हैं तो वे कहाँ रहते हैं, कभी आते जाते हैं या नहीं जहांपना? मेरे भी गुरु हैं, लेकिन वह बाहर रहते हैं, कभी आते जाते नहीं। मेरे गुरुदेव अपनी जरूरत किसी को नहीं बताते और कभी किसी से कुछ नहीं लेते। रुपए पैसे का उन्हें कोई लोभ नहीं है, बीरबल ने जवाब दिया। यह सुनकर बीरबल के गुरु के प्रति अकबर बादशाह के मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। उन्होंने बीरबल से अपने गुरु से मिलवाने का आग्रह किया। अकबर बादशाह से बातें करके बीरबल महल से बाहर निकल आए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियों का एक गट्ठर अपने सिर पर रखे चला आ रहा है। वह सुबह से शाम तक इधर उधर भटका, पर किसी ने भी उसे उचित मूल्य देकर वह गट्ठर नहीं खरीदा। पहले तो बीरबल ने उस लकड़हारे से लकड़ियों के गट्ठर का मूल्य पूछा, फिर उसे अपने घर ले गए और उससे बोले, मालूम होता है तुम समय के कुचक्र में फंसकर इस दीन अवस्था में पहुंचे हो। ब्राह्मण साधु बना दिया, उसके हाथ में रुद्राक्ष की माला दे दी, फिर एक बड़े मंदिर के पीछे मृगचर्म के आसन पर बैठाकर उससे बोले, तुमसे मिलने बड़े बड़े बीरबल ने उसे अच्छे साफ सुथरे वस्त्रों और काली जटा इत्यादि से युक्त अमीर उमराव आएंगे, पर उनसे तुम बिल्कुल मत बोलना। तुम्हें कितनी ही बहुमूल्य वस्तुएं वे क्यों न दिखाएं, पर तुम उनकी तरफ आंख भी मत उठाना। तुमसे जो कुछ भी पूछें उसका जवाब मत देना। बस अपने ध्यान में रहना और सिर्फ माला फेरते रहना, ध्यान रहे। यदि इसके अलावा तुमने कोई भी हरकत की तो तुम्हारी मौत निश्चित है, क्योंकि मैं छिपकर तुम्हारी हरकतों को देखता रहूंगा। बूढ़े लकड़हारे ने बीरबल की बातों को स्वीकार कर लिया। जब बीरबल को यकीन हो गया कि वह भली भांति स्वांग कर सकता है, तब वह अकबर बादशाह के पास दरबार में गए। दरबार में उस समय सभी दरबारी उपस्थित थे। बीरबल ने अकबर बादशाह को अपने गुरु के आने की शुभ सूचना दी और कहा, महाराज, पहले तो गुरुदेव ने दर्शन देने से इनकार कर दिया, पर मेरी खुशामद करने पर वह पधारे हैं और मंदिर के पिछले हिस्से में आसन जमाए हुए हैं। उन्होंने आप लोगों को भी दर्शन देना स्वीकार कर लिया है, लेकिन मुझे साथ आने को मना किया है। यदि मैं हठ करके जाऊंगा तो हो सकता है वह मुझे श्राप दे दें। अब आप अन्य लोगों के साथ उनके दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। अकबर बादशाह के साथ सभी दरबारी गुरुदेव के दर्शन करने के लिए गए। अकबर बादशाह ने गुरुदेव के सामने जाकर सादर मस्तक झुकाया और उनसे पूछा, गुरुजी, अपना निवास स्थान तथा शुभ नाम इस दास को भी बताने की कृपा करें। गुरुदेव भी किसी ऐसे वैसे के चेले नहीं थे। अकबर बादशाह की बातें सुनी अनसुनी करके वह अपने ध्यान में ही मग्न रहे। अकबर बादशाह फिर बोले, भगवन, मैं सारे हिंदुस्तान का बादशाह हूँ और आपकी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करने में समर्थ हूँ। आप कृपा करके एक बार मेरी और नजर उठाकर देख लें तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। इस पर भी जब गुरुदेव ने ध्यान नहीं दिया तो अकबर बादशाह ने 10,000 रुपए मूल्य का कड़ा, जिसे वह हाथ में पहने हुए थे, उतारकर गुरुदेव के चरणों में यह सोचकर रख दिया कि लालच में आकर शायद कुछ आशीर्वाद दें। पर जब कोई नतीजा निकलता नजर नहीं आया तो वह निराश होकर उठ खड़े हुए और बोले, जो आदमी अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार करे उस कठोर हृदय से बातें करना भी मूर्खता है। अकबर बादशाह को क्या पता था कि ऐसे मूर्ख से उनका सामना होगा। उन्होंने वह कड़ा बीरबल के यहाँ भिजवा दिया, क्योंकि दान की हुई वस्तु बादशाह के महल में कैसे आ सकती थी। अगले दिन गुरुदेव का सारा हाल सुनाकर अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, यदि कोई मूर्ख मिले तो क्या करना चाहिए? उस समय चुप रहना ही अच्छा है, बीरबल बोले। बीरबल के इस जवाब से अकबर बादशाह की रही सी मर्यादा पर भी पानी। दरबार में बादशाह ने इनाम देने से इनकार कर दिया है। धोबी ने इसका कारण भी बीरबल को बता दिया।
बीरबल ने गरीब धोबी को सांत्वना देकर घर भेज दिया। बादशाह ने अगले दिन बीरबल को दरबार में न पाकर एक खादिम को उन्हें बुलाने के लिए भेजा। खादिम ने आकर सूचना दी। बीरबल ने कहा है कि जब उनकी खिचड़ी पूरी पक जाएगी तभी वह दरबार में आ सकेंगे। बादशाह अकबर को यह सुनकर बड़ा अचरज हुआ। वह अपने दरबारियों को साथ लेकर बीरबल के घर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि 2 लंबे बांसों के ऊपर एक हंडिया में चावल डालकर उसे लटकाया गया है और नीचे जमीन पर आग जल रही है। बादशाह ने तत्काल पूछा, बीरबल, यह क्या तमाशा है? क्या इतनी दूरी पर रखी हंडिया में खिचड़ी पक जाएगी? हुजूर, जरूर पक जाएगी, बीरबल ने उत्तर दिया। कैसे? बादशाह ने कौतूहलवश पूछा। जहां पनाह, बिल्कुल वैसे ही जैसे महल के ऊपर जल रहे दिए की गर्मी के कारण धोबी सारी रात नदी के पानी में खड़ा रह सकता है, बीरबल ने कहा। बादशाह अकबर बीरबल का यह तर्कसंगत उत्तर सुनकर लज्जित हुए। उन्होंने तुरंत धोबी को ढूंढ लाने और पुरस्कृत करने का आदेश जारी कर दिया। अकबर का प्रिय कौन? घरबार में अकबर बीरबल का आपसी लगाव बढ़ता जा रहा था और दूसरे दरबारी यह देख देख कर चिढ़ते रहते। वे हमेशा यह सोचते कि बीरबल में ऐसी क्या खास बात थी जो उनमें नहीं थी। सभी साहस बटोरकर बादशाह के पास गए और बोले, हमें भी हमारी योग्यता दिखाने का अवसर प्रदान किया जाए। एक दरबारी ने कहा, हम भी बीरबल की तरह ही बुद्धिमान हैं, परंतु आप हमारी ओर ध्यान ही नहीं देते। हमें कम से एक मौका तो दें। अकबर के चेहरे पर मुस्कान खेल गई। वे बोले, तो तुम लोगों को लगता है कि मैं बीरबल की झूठी तारीफ करता हूँ। आज मैं तुम लोगों के सामने एक चुनौती रखने जा रहा हूँ। अगर तुम उसे पूरा कर सके तो मैं मान लूंगा कि बीरबल ही अकेले अक्लमंद दरबारी नहीं हैं। जी महाराज, आपकी चुनौती क्या है? एक दरबारी ने बड़े घमंड से कहा। उसे लगा कि आज तो उसे अपनी योग्यता दिखाने का मौका मिल ही गया। वह बादशाह की चुनौती पूरी कर बीरबल से बाजी मार ले जाएगा। तुम्हें 3 सिक्कों 3 चीजें खरीद कर ला ली हैं और ये 3 चीजें हो यहाँ वहाँ, न यहाँ और न वहाँ, अकवा बोले। उस दरबारी के ताहोश ही उड़ गए। ये कैसी अजीब सी चुनौती थी। पहले उसने सोचा कि हार मान लो जाए, पर फिर उसे लगा कि क्यों न अपनी ओर से एक कोशिश कर ली जाए। वह भागा भागा शहर के सबसे बड़े व्यापारी के पास गया और बोला, मुझे 3 सिक्कों से यहाँ वहाँ, न यहाँ और न वहाँ नामक चीज चाहिए। व्यापारी बोला, हुजूर, बुरा न माने तो एक बात कहूँ, लगता है कि आपके दिमाग में कोई खराबी है। ऐसी कोई चीज तो हमारे यहाँ नहीं मिलती। दरबारी भागा भागा दूसरे व्यापारियों के पास गया, पर यह चीज तो कोई नहीं बेचता था। सारा दिन थक हार कर खोजबीन करने के बाद वह दरबार वापस आ गया। उसने अकबर से कहा, क्षमा करें जहां पनाह, मैं आपकी चुनौती पूरी नहीं कर सकता। अब अकबर ने बीरबल को बुलाया और यही चुनौती पूरी करने को कहा। बीरबल झट से दरबार से चले गए। सभी दरबारियों को लगा कि बीरबल भी चुनौती पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि अकबर ने ऐसी चीजें खरीदने को कहा था जो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती थीं। सभी यही सोच रहे थे कि आज तो शायद बीरबल को भी हार माननी होगी, परंतु ये क्या। वे 2 घंटे में लौटकर महल वापस आ गए। दरबारी और दूसरे मंत्री यह देखकर हैरान थे कि बीरबल ने इतनी जल्दी चुनौती कैसे पूरी कर ली। सभी यह भी देखना चाहते थे कि बीरबल क्या खरीद कर लाए थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम यहाँ वहाँ, न यहाँ और न वहाँ खरीद लाए? बीरबल ने सलाम करते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने यहाँ 1 सिक्के से मिठाई खरीदी। मैंने 1 सिक्का भगवान के नाम पर भिखारी को दिया तो वह वहाँ गया, और आखिर में मैंने आखिरी सिक्के से जुआ खेला तो इस तरह वह सिक्का न यहाँ और न वहाँ कहीं नहीं गया। अकबर इस उत्तर से संतुष्ट हुए और इस तरह बीरबल ने साबित कर दिया कि वे सबसे बेहतर थे। कुछ देर बाद बीरबल अपने साथ एक गधा पाले कर लौटे। दरबारी गधे को देखकर हैरान रह गए। भला एक गधा चोर को पकड़वान में क्या मदद कर सकता था? बीरबल ने कहा, आप सबको एक एक कर गधे के पास आना है। इसकी पूंछ उठाकर धीरे से कहना है,
मैं चोर नहीं हूँ। यह सुनकर तो दरबारी खिलखिलाकर हंसने लगे। फिर उन्होंने वैसा ही किया जैसा बीरबल ने कहा था। इसके बाद बीरबल ने सबसे कहा कि वे अपने हाथ दिखाएं। उन सबने देखा कि गधे की पूंछ पर लगे काले रंग के कारण उनके हाथों पर काला रंग लग गया था। हालांकि एक आदमी के हाथ बिल्कुल साफ थे। उस दरबारी ने गधे की पूंछ को इस डर से हाथ नहीं लगाया कि कहीं उसके चोर होने का भेद न खुल जाए। वह अपनी इसी कमी के कारण पकड़ा गया। सबने बीरबल की बुद्धिमत्ता की बहुत सराहना की। बीरबल ने भरे दरबार में चोर को पकड़वा दिया। अकबर को भी बीरबल को चतुराई देख बहुत प्रसन्नता हुई। वह दरबारी अकबर के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगा। उसने उसी समय चुराया हुआ सारा धन और बहुमूल्य सामान भी वापस लौटा दिया। अंधों की नगरी। आगरा के बादशाह अकबर अपनी बहादुरी के अलावा अपनी दरियादिली के लिए भी जाने जाते थे। वे अक्सर लोगों को दान में कपड़े व अन्य वस्तुएं दिया करते थे। पूरे राज्य में लोग उनकी दानप्रियता के बारे में जानते थे, इसलिए कई बार ऐसे लोग भी दान लेने आ जाते जिनके पास पहले से ही सब कुछ होता था। एक बार की बात है, अकबर ने तय किया कि वे अपने राज्य में रहने वाले अंधों को दान देंगे। वे नहीं चाहते थे कि कोई भी अंधा छूटे, इसलिए एक दरबारी से कहा गया कि वह राज्य में रहने वाले सभी अंधे लोगों की एक सूची तैयार करे। यह सूची आखिर में बीरबल द्वारा जांची जानी थी। दरबारी ने सूची बनाकर बीरबल को थमा दी। अकबर ने बीरबल से कहा कि वे अंधे लोगों को दान देने का प्रबंध करें। बीरबल बोले, महाराज, मुझे लगता है कि इस सूची में कुछ कमी है। हमारे राज्य में तो और भी बहुत से अंधे लोग हैं। दरअसल यहाँ अंधे लोगों की गिनती अधिक है। यह सूची अधूरी है। बादशाह अकबर चकरा गए और बोले, अगर यही बात है तो तुम नई सूची बनाकर लाओ। हो सकता है कि हमारे दरबारी से कोई कमी रह गई हो। असल में बादशाह अकबर को बताना चाहते थे कि अंधे हों का अर्थ यह नहीं है कि किसी की दोनों आंखें न हो। अंधों की श्रेणी में तो वो भी आते हैं जिनकी आंखें तो होती हैं, लेकिन उनका व्यवहार अंधों सा होता है। बीरबल उसी शाम भीड़ से भरे बाजार में पहुंचे। उनका नौका भी साथ था। वे अपने साथ चारपाई बुनने का सामान भी ले गए थे। उन्होंने अपने सामान को वहीं रखा और चारपाई तैयार करने उनका नौकर हाथ में कागज और कलम लेकर खड़ा हो गया। वहां से निकल रहे एक आदमी ने रुककर बीरबल को देखा व पूछा, आप क्या कर रहे हैं? बीरबल ने कोई जवाब नहीं दिया। वे अपने नौकर के कान में धीरे से कुछ बोले और उसने अपने कागज पर कुछ लिख लिया। इसके बाद और भी लोग इसी तरह आकर सवाल करते रहे, पर किसी को बीरबल से कोई जवाब नहीं मिला। वे हर बार नौकर के कान में कुछ बोलते और वह उस शब्द को कागज पर लिख देता। यह खबर बादशाह तक भी पहुंची। वे भी वहीं आ गए और बोले, बीरबल, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम कर क्या रहे हो। इस बार बीरबल ने अपने नौकर पर एक नजर डाली और उसने संकेत पाकर कुछ लिख लिया। अब वह कागज बीरबल के हाथ में था। उन्होंने वह कागज अकबर के हाथ में देते हुए कहा, महाराज, यह आपके राज्य के अंधे लोगों की सूची है। अकबर अंत में अपना नाम देखकर चौंक गए। बीरबल, तुम्हारा दिमाग घास खाने गया है। तुमने मेरा नाम इस सूची में क्यों लिखा? बीरबल ने सफाई देते हुए कहा, आप भी तो इसी सूची में आते हैं। आपने भी दूसरों की तरह मुझे चारपाई बुनते हुए देखा, पर फिर भी आते ही पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्या आपको दिखाई नहीं दिया? इस तरह आपका नाम भी दूसरे आंख वाले अंधों की तरह इस सूची में शामिल कर लिया गया। अकबर के पास बीरबल की इस बात का कोई जवाब नहीं था। बीरबल अक्सर उन्हें यूं ही चौंका दिया करते थे। शराब से तौबा। बादशाह अकबर वैसे तो शराब नहीं पीते थे, मगर जब जवानी धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगी तो शाम को उन्हें थकान महसूस होने लगी। इसलिए साथ के समय थकान दूर करने के लिए थोड़ी बहुत शराब पी लिया करते थे, लेकिन यह ऐसा छिपकर करते थे। फिर भी उनके बातचीत के ढंग से बीरबल को यह पना लग ही गया।
बीरबल ने बादशाह की इस बुरी आदत को छुड़ाने का निश्चय किया। बादशाह जिस कमरे में शराब रखते थे, एक दिन बीरबल उसमें गुप्त रूप में गए और वहां की हर एक वस्तु को ध्यान से देखा। बाद में वहां की चीजें अस्त व्यस्त करके बीरबल ने शराब की बोतल अपने दुशाले में छिपा ली और बादशाह के सामने ही तेजी से निकल गए। बगल में कोई चीज छिपाकर तेजी से बीरबल को जाते देखकर बादशाह को संदेह तो हुआ, किंतु उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उनके जाने के थोड़ी देर बाद उन्होंने बीरबल को बुलवाया। बीरबल बगल में वही पोटली दबाए हुए बादशाह के सामने मौजूद हुए। अकबर ने पूछ ही लिया, बीरबल, तुम्हारी बगल में क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपना, कुछ भी नहीं है। उन्होंने दोबारा पूछा तो बीरबल बोले, तोता है। इस जवाब को सुनकर बादशाह को गुस्सा आने लगा। वे क्रोधित स्वर में बोले, सच सच क्यों नहीं बताते क्या है? बीरबल ने अपने स्वभाव के तरीके से जवाब दिया, घोड़ा है। बादशाह को ताज्जुब हुआ। वे झुंझला कर बोले, आज तुमको क्या हो गया है जो ऐसी बेसिर पैर की बातें करते हो? ठीक क्यों नहीं बताते? इस बार बीरबल ने कहा, हाथी है। बादशाह बहुत नाखुश हुए और उन्होंने चिल्लाकर कहा, क्या आज तुम्हारी मौत नजदीक आ गई है? यह सुनकर बीरबल बोले, गधा है। फिर बादशाह ने सरल भाव से पूछा तो बीरबल ने सच कह दिया, शराब है, और बोतल सामने रख दी। बीरबल के हाथ में शराब की बोतल देखकर बादशाह आश्चर्यचकित रह गए। बादशाह जितना सोचते थे उतना ही विचारधाराओं में डूब जाते थे, क्योंकि बादशाह के दिल में यह बात समा गई थी कि बीरबल आज होश में नहीं है, अवश्य ही उसने शराब पी है। शाम को जब नवरत्न बैठे तो बीरबल भी उन्हीं में आ बैठे। बादशाह ने इन्हें भी देखा और पूछा, तबीयत कैसी है? बीरबल बोले, मेरी तबीयत खराब कब थी? यह सुनकर बादशाह बोले, यदि खराब नहीं थी तो क्यों शराब की बोतल बगल में दबाकर हमारे पूछने पर बेसिर पैर के जवाब दे रहे थे? बीरबल ने यह अच्छा मौका हाथ आया देखकर कहा, जहांपना, पहले जब आपने मुझसे पूछा कि बगल में क्या है तो मैंने जवाब दिया कि कुछ नहीं। यह बात सच है कि शराब का पहला प्याला पी जाने पर आदमी को कुछ भी नहीं मालूम होता है, दूसरा प्याला पीते ही उसकी जबान तुतलाने लगती है। इसलिए मैंने आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहा कि तोता है। फिर शराब का तीसरा प्याला पीते ही शराबी घोड़े की तरह हिनहिनाने लगता है। तभी मैंने आपके तीसरी बार पूछने पर कहा था कि घोड़ा है। उसके बाद चौथा प्याला पीते ही उसकी दशा मस्त हाथी जैसी हो जाती है, इसलिए मैंने कहा कि हाथी है। उसके बाद पांचवा प्याला पी लेने पर वह गधे सरीखा हो जाता है। उसके ऊपर बोझा भी लाद दो और चाहे जहां लेकर चल दो, इसलिए मैंने गधा कहा था। अब रहा छठा प्याला, इसे पीते ही मनुष्य अपनी सारी चेतना खो बैठता है, इसीलिए आखिर में मैंने बोतल हुजूर के सामने रख दी। यह सुनकर बादशाह अकबर बड़े प्रसन्न हुए। उसी वक्त उन्हें शराब पीने की तलब महसूस हुई, क्योंकि यही वक्त उनके रोज के पीने का था। जैसे ही वह अपने उस कक्ष में गए, उन्होंने देखा कि वहां की सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं और शराब की बोतल भी वहां से गायब है। बादशाह समझ गए कि बीरबल को यह बात मालूम हो गई है। उसी क्षण और उसी दिन से बादशाह ने शराब पीना छोड़ दिया। एक बहुत दिनों की बात है, जब बीरबल अपने राजमहल में मौजूद नहीं थे। इसी बात का फायदा उठाकर सब मंत्रीगण बीरबल के खिलाफ महाराज अकबर के कान भरने लगे। उनमें से एक ने कहा, महाराज, आप केवल बीरबल को ही सारी जिम्मेदारी देते हैं, कोई भी काम करने से पहले उनकी सलाह लेते हो। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप अयोग्य हैं हर फैसला लेने के लिए। अकबर ने कहा, ऐसा नहीं है, हम भी बीरबल जितने ही योग्य हैं उनसे ज्यादा समझदार भी हैं। महाराज अकबर बीरबल के बहुत प्रिय है, उनके खिलाफ कुछ भी ऐसी बात नहीं सुनना चाहते थे जिससे उन्हें ठेस पहुंचे, लेकिन मंत्रीगण को भी निराश भी नहीं करना चाहते थे और उन्होंने इसका एक समाधान निकाला। अकबर ने कहा, मैं तुम सभी से एक प्रश्न का जवाब चाहता हूं, मगर इस बात का भी ध्यान रहे, अगर तुम लोगों ने इसका जवाब नहीं दिया
तो मैं तुम्हें फांसी की सजा सुना दूंगा। सभी मंत्रियों भाइयों ने झिझक कर कहा, ठीक है अकबर, बीरबल की कहानी चित्र सहित हम आपके इस शर्त को स्वीकार करते हैं, लेकिन आप पहले प्रश्न तो पूछिए। महाराज ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? इस सवाल को सुनकर सभी दरबारी और मंत्री एक दूसरे को देखने लगे। महाराज ने उनकी ओर देखकर कहा, अगर तुमने इसका उत्तर नहीं तो मैं निराश हो जाऊंगा। इस पर मंत्री ने इस प्रश्न का जवाब देने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी। राजा भी इस बात से तैयार हो गया। महल से बाहर निकलने के बाद सभी मंत्रियों ने इस प्रश्न का उत्तर पर ढूंढने लगे और पहले ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज भगवान होती है। दूसरे ने कहा, भगवान कोई चीज नहीं होती है, वह तो खुद ही एक भगवान है। तीसरे ने कहा, भूख सबसे बड़ी चीज होती है। चौथे आदमी ने कहा, भूख तो बर्दाश्त भी की जा सकती है। राजा को ये उत्तर देना ठीक नहीं है। धीरे धीरे समय बीता चला गया और प्रश्न का उत्तर देने के लिए जो मोहलत मिली थी वह दिन भी गुजर गए। फिर राजा द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब नहीं मिलने पर सभी ने सोचा, हमें इसका जवाब बीरबल ही बता सकते हैं। सभी बीरबल के पास पहुंचे और उन्होंने सारी कहानी बीरबल को बताई तो बीरबल पहले से ही इस बात से परिचित थे। अकबर ने यह कहानी पहले ही बता दी थी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें वही करना होगा। एक अकबर बीरबल की कहानी, सोने का खेत। जैसे मैं कहूँ सभी मंत्रीगण बीरबल की इस बात पर राजी हो गए। अगले ही दिन बीरबल ने एक पालकी का इंतजाम कराया। उन्होंने 2 मंत्री को पालकी उठाने का काम दिया और तीसरे से अपना हुक्का उठाने को कहा और चौथे से अपने जूते उठवाए और पालकी पर बैठ के राजा के महल की ओर जाने के लिए कहा। सभी अकबर की दरबार की ओर चल दिए। जब सभी मंत्रीगण बीरबल की पालकी में उठाए महाराजा अकबर के दरबार पर पहुंचे तो महाराजा अकबर इसे देखकर हैरान हो गए और कुछ पूछने ही वाले थे कि बीरबल ने अचानक से बोला, महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी चीज गरज होती है। आपकी गरज के कारण ही सब मेरी पालकी को उठाकर यहाँ तक लेकर आए हैं। यह सुनकर महाराज मुस्कुराए और सभी मंत्रियों के सर शर्म से झुक जाए और यह कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी से सीख, हमें किसी की योग्यता से जलना नहीं चाहिए, उससे बेहतर बनना चाहिए। 2 अकबर बीरबल हरे घोड़े की कहानी। बहुत दिनों की बात है, एक शाम को राजा अकबर और बीरबल अपने महल के बगीचे में घूम रहे थे। बगीचा शाही था और बहुत शानदार था। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी और उस बगीचे में से फूलों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी जो वातावरण को खूबसूरत बना रही थी। ऐसे में राजा को पता नहीं क्या सूझा और उसने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारा मन है कि हमें एकरे रंग का घोड़ा चाहिए और इस पर हम बैठकर इस पूरे बगीचे में घूमेंगे। बादशाह अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेनी चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें एक आदेश देता हूँ, तुम मुझे 10 दिनों के अंदर हरे रंग का घोड़ा चाहिए और मेरे पास लाओ। अगर तुम मेरी इस आदेश को पूरा नहीं कर पाए तो तुम अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना और मेरे सामने कभी मत आना। इस बात से राजा अकबर और राजा बीरबल दोनों ही वाकिफ थे कि हरे रंग का घोड़ा इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ तो मिलेगा कहाँ से। फिर भी राजा चाहते थे कि बीरबल अपनी हार को स्वीकार करें। बीरबल बहुत ही ज्यादा चालाक थे। वह भली भांति जानते थे कि ऐसा घोड़ा तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन बीरबल राज्य से दूर कहीं चले गए और बहाना बनाकर इधर उधर घूमते रहे। 10 दिन होने के बाद जब बीरबल उनके महल में पहुंचा तो बीरबल ने कहा, महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने उस हरे रंग के घोड़े को ढूंढ लिया है, लेकिन उस घोड़े के मालिक की 2 शर्तें मंजूर करनी होगी। अकबर ने पूछा कि उनकी 2 शर्तें क्या है। वह बहुत उत्सुक थे उनकी 2 शर्तें जानने के लिए। बीरबल ने कहा, पहली शर्त यह है कि उस घोड़े को लाने के लिए खुद जाना होगा। राजा अकबर इस बात के लिए तैयार हो गए। बीरबल की बुद्धिमानी। उन्होंने पूछा, उनकी दूसरी शर्त क्या है। बीरबल ने कहा, घोड़े के मालिक की दूसरी शर्त यह है कि घोड़े को ले जाने के लिए सप्ताह के 7 दिन छोड़कर कोई और दिन चुनना पड़ेगा, तभी वह घोड़ा उस मालिक को देगा। अकबर यह बात सुनकर हैरान रह गए और बीरबल की ओर देखने लगे। तब बीरबल ने बड़े सहजता से कहा,
कि महाराज घोड़े का मालिक होता है। हर हरे रंग का घोड़ा बहुत ही खास होता है। उसे ले जाने के लिए सप्ताह के 7 दिन के अलावा ही कोई दिन चुनना पड़ेगा, तभी वह घोड़ा किसी को बेचेगा। राजा अकबर बीरबल की यह बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और मान गए कि बीरबल भी किसी चतुर इंसान से कम नहीं है, और दोनों हंसने लगे। 3 अकबर बीरबल की कहानी, जोरू का गुलाम। एक बार की बात है, राजा अकबर और राजा बीरबल दरबार में बैठे हुए थे और कुछ मामलों पर चर्चा कर रहे थे। तभी अचानक से बीरबल ने अकबर से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर पुरुष अपनी पत्नी के गुलाम होते हैं और अपनी पत्नियों से डरते हैं। बीरबल की इस बात को सुनकर राजा बहुत नाराज हुए और उन्हें यह बात उनको पसंद नहीं आई। उन्होंने इस बात का विरोध किया। इस पर बीरबल भी अपनी बात मनवाने पर आठ गए। अकबर ने कहा कि अपनी बात को सिद्ध करके दिखाओ, मगर इसके लिए राजा को प्रजा के बीच में आदेश रबारी करवाना होगा। और यह और आदेश दिया था कि जो पुरुष अपनी पत्नी से डरते हैं, उन्हें दरबार में एक मुर्गी को जमा कराना होगा, लाकर देनी होगी। राजा बीरबल की इस बात पर तैयार हो गए और अगले ही दिन यह आदेश प्रजा को बुलाकर सबके सामने यह आदेश पेश किया गया, जो भी पुरुष, और कहा गया कि जो भी पुरुष अपनी पत्नी से डरता है, राजा बीरबल की कहानी, उसे दरबार में एक मुर्गी जमा करानी होगी। इसके बाद क्या था, देखते ही देखते बीरबल और अकबर के महल में बहुत सारी मुर्गियां इकट्ठा होने लगी और देखते ही देखते सैकड़ों मुर्गियां बगीचे में घूमने लगी। लेकिन बीरबल, और अब तेरे पास पहुँचे मुर्गी होगी है कि आप एक भी खोल सकते हैं। मगर ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और मुर्गियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली गई। महल में ज्यादा मर गया। जमा होने के बाद भी अकबर बीरबल से सहमत नहीं हो गई। मैंने अपनी बात चिपकाने के लिए एक नया उपाय ढूंढा। एक दिन बीरबल ने अकबर के पास गए और बोले, मैंने सुना है हमारे पड़ोस के राज्य में एक बहुत सुंदर कन्या रहती है, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपका रिश्ता वहां पक्का करवा दूं? यह सुनते ही राजा अकबर चौंक उठे और बोलने लगे, तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? महल में पहले से ही 2 महारानियां मौजूद है, अगर इस बात का पता चलेगा तो मेरी कोई खैर नहीं रहेगी, तो मेरी तो कोई खैर नहीं। यह सुनकर बीरबल ने फटाक से आंसर दिए, चली महाराज, फिर तो आप भी मेरे पास 2 मिल गया, जमा करवा ही दो। राजा बीरबल का जवाब सुनकर महाराजा अकबर मान गए और उन्होंने अपना आदेश तुरंत वापस ले लिया। कहानी से सीख, हम चतुराई से किसी की भी बात को मनवा सकते हैं, बस दिमाग से काम लेना होगा। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। उसके पास एक बड़ी सी खेती थी जिसमें वह विभिन्न फसलें उगाता था। वह रोजाना किसानी के काम में रहती थी और उसकी खेती हमेशा खूबसूरत और हरी भरी दिखती थी। एक दिन उसके खेत में अचानक बड़ा सा सौंस आ गया। तैसा को उस गांव के लोग बहुत खुशी से देखते थे और वे सौंस को आशीर्वाद देते थे। किसान भी उस सौंस की देखभाल करने लगा। वह उसे खाने का सामान देता है और उसके लिए एक छोटा सा फैसले का पौधा रख देता है, जिसमें वह नेकी से फैसले के लिए प्रयास कर सकता था। ज्योसाना बहुत खुश थी और वह रोजाना उस खूबसूरत फासले को देखकर खिल उठती थी। वह खेत में इधर उधर घूमती और खुशियां मनाती रहती है। धीरे धीरे दिन बीतते गए और फासले की ऊंचाई बढ़ती गई। एफॉसी ने भी पूरी मेहनत और लगन से उसे बढ़ावा दिया। उन्होंने फासले के चारों ओर अपनी छोटी छोटी सलाह का ख्याल रखा और उन्हें खुद बनाया। एक दिन खेत में एक बड़ी सी आग लग गई। किसान बहुत चिंतित हो गए और उन्हें लगा कि कैसे अपनी मेहनत से फासले को बचाएं। तभी उसकी नजर पैन पर पड़ी। फायरफॉक्स बहुत ही डेविलियर था। वह अपने खेत से खेत के ऊपर उड़ी और इलेक्ट्रिक सी बर्तनों से आग को स्थान पर लगी। उसकी मेहनत से आग जल्दी ही बुझ गई और सारी फैसले बच गई। किसान बहुत खुश हुआ और शौंफ को धन्यवाद देते हुए बोला, धन्यवाद सन, तारांकन और मेहनत ने मेरी फासले को बचा लिया। तुमने अपनी छोटी सी शक्ति से भी इतना बड़ा काम किया है।
इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि मेहनत और साहस से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। छोटे छोटे बिजनेस से भी हम बड़े पैमाने पर काम कर सकते हैं और समृद्धि की प्राप्ति के लिए मेहनत का हौसला बनाए रखना बहुत जरूरी है। बख्तर की परीक्षा। एक बार अकबर बादशाह ने एक कारीगर को बख्तरबंद लोहे का वस्त्र बिज से फौजी युद्ध के अवसर पर धारण करते हैं बनाने का आदेश दिया। राजा के आदेशानुसार कुछ दिन पश्चात कारीगर ने लोहे का वस्त्र तैयार करके बादशाह के सामने हाजिर कर दिया। इसे बनाने में कारीगर ने कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। अकबर बादशाह को वह लोहे का वस्त्र बहुत पसंद आया, लेकिन दूसरे ही क्षण उन्हें उसकी मजबूती पर शक होने लगा। उन्होंने वह वस्त्र एक काठ के पुतले को पहनाने की आज्ञा दी और तलवार लेकर स्वयं उसकी मजबूती की परीक्षा के लिए आगे बढ़े। जैसे ही अकबर ने उस बख्तरबंद पर वार किया, वह एक बार में ही फट गया। यह देख बादशाह क्रोधित हो उठे और बोले, इतना कमजोर बख्तर! अरे मूर्ख! यदि हम इसे बिना परखे पहनकर किसी युद्ध में चले जाते तो इससे क्या बचाव होता। जाओ दूसरा मजबूत बख्तर बना कर लाओ, मगर याद रहे अगर वह भी इसकी तरह कमजोर हुआ तो गर्दन उड़ा दी जाएगी। अकबर बादशाह का क्रोधपूर्ण हुक्म सुनकर कारीगर भयभीत हो गया, किंतु करता क्या। वह अकबर बादशाह को अदब से सलाम करके अपने घर वापस लौट आया। उसका उतरा चेहरा देखकर उसकी पत्नी ने इसका कारण पूछा। तब कारीगर ने अकबर बादशाह की आज्ञा की सारी बातें बताते हुए कहा, अब जान बचनी कठिन है। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी, कहने लगी, मर्द होकर जरा सी बात पर श्रयभीत होते हो, बीरबल के पास जाकर बचने का कोई उपाय क्यों नहीं पूछते। पत्नी की बात से प्रोत्साहित होकर कारीगर बीरबल के पास गया और सारी बातें बताकर प्राणदान की प्रार्थना की। बीरबल ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, बख्तर बनाकर ले जाओ। जब अकबर बादशाह काठ के पुतले को बख्तर पहनाने की आज्ञा दें तो उनसे कहना कि इसकी परीक्षा काठ के पुतले पर नहीं हो सकेगी, मैं स्वयं इसको धारण कर लेता हूँ। तब अकबर बादशाह अवश्य तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे, किंतु ध्यान रखना, जैसे ही बख्तर पर तलवार चलाने के लिए वे या कोई और झपटे बहते ही तुम एकाएक चिल्लाकर बड़ी भयंकर स्थिति उत्पन्न कर देना, ताकि उसका हाथ कांप जाए और वह व्याकुल होकर दूर खड़ा हो जाए। यदि उपर्युक्त कार्य तुम भली भांति कर सके तो निश्चित ही तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। अकबर बादशाह है पूछने पर इसका कारण यह बताना कि मेरे इस बख्तर को पहनने वाला काठ का पुतला तो होगा नहीं, कुछ न कुछ तो अवश्य शक्ति रखता होगा, फिर वह अपने प्रतिद्वंद्वी को पास ही क्यों फटकने देगा। दैवयोग से यदि दुश्मन पास आ भी जाए तो उसे कुछ न कुछ खौफ होगा ही, और इस तरह वह आसानी से बख्तर नहीं तोड़ सकेगा। बीरबल की बताई हुई युक्ति कारीगर को पसंद आई। 2-3 दिन बाद लोहे का दूसरा बख्तर बनाकर वह अकबर बादशाह के दरबार में गया। अकबर बादशाह ने बख्तर पुनः काठ के पुतले को पहनाने की आज्ञा दी। कारीगर ने बीरबल की बताई हुई बात को दोहराकर अकबर बादशाह से प्रार्थना की कि उसी के बदन पर इस बख्तर की परीक्षा हो। अकबर बादशाह ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और एक चतुर सिपाही को होशियारी से तलवार बताकर बख्तर की परीक्षा लेने की आज्ञा दी। सिपाही ने जैसे ही तलवार चलाने को उठाई वैसे ही बड़े जोर से कड़क कर कारीगर सिपाही की तरफ लपका। सिपाही की तलवार उठी की उठी रह गई और यह भयभीत होकर दूर जा खड़ा हुआ। कारीगर ही था, वह भी बीरबल का सिखाया हुआ, बातों में कैसे चुपता। उसने बीरबल के कथनानुसार ही अकबर बादशाह को जवाब दिया। अकबर बादशाह ने कारीगर से ऐसा करने का कारण पूछा। कारीगर से ऐसा करने का कारण पूछा। कारीगर तो बोरोगर ही था, वह भी बीरबल का सिखाया हुआ, बातों में कैसे चूकता। उसने सावन के कथनानुसार ही अकबर बादशाह को जवाब दिया। अकबर बादशाह यह सुनकर बोले, कारीगर यह बात तो ठीक ही है, परंतु सच सच बताओ किसने तुम्हें यह सलाह दी। तब कारीगर ने सच्ची बात भरे दरबार में कह दी। बीरबल की चतुराई से अकबर बादशाह तथा सभी दरबारी अत्यधिक प्रसन्न हुए। अकबर बीरबल की कहानी भारी बोझ। अकबर बीरबल की कहानी हिंदी में बादशाह अकबर एक नए महल का निर्माण करने वाले थे।
इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और शीघ्र ही भवन निर्माण का कार्य आरंभ होने वाला था। लेकिन जिस जमीन पर नया महल बनने वाला था वह एक विधवा महिला की थी। उसे वह जमीन पर ले जाया जा रहा था, लेकिन उस जमीन पर शोध करने के कारण वह उस जमीन पर नहीं जाना चाहता था। उसने बहुत सारी मिन्नतें की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अतः वह बीरबल के पास है और उसे पूरी बात में मदद की जरूरत है। बीरबल ने शांति से अपनी संत और दासी को वापस भेज दिया। उसी दिन शाम को सूचना मिली कि 2 दिन में भवन निर्माण प्रारंभ होने वाला है, जिसके लिए भवन निर्माण सामग्री निर्माण स्थल पर काम शुरू हो गया है। अगले दिन बीरबल अकबर के साथ उस जमीन पर पहुंचे। वहां मिट्टी के ढेर के पास कई बोरे पड़े थे। बीरबल ने एक बोरा उठाया और मिट्टी की मंजूरी लगा दी। यह देख अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम ये क्यों कर रहे हो? बीरबल ने उत्तर दिया, मैं अगले जन्म के लिए कुछ पुण्य कामना चाहता हूँ, इसलिए ये कर रहा हूँ। बीरबल की बात अकबर को समझ नहीं आई, लेकिन उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वे वहां देखते रहे और बीरबल बोरे में मिट्टी भरते रहे। बोरे में पूरी मिट्टी भर जाने के बाद वह अकबर से बोला, हुजूर, मिट्टी से अंतिम बोरे को प्राप्त करने के लिए मेरी पृष्ठि को बनाए रखने में आप क्या सहायता करेंगे? तैयार हो जाओ अकबर और झुकाकर बोरा उठा ले, वह बहुत भारी था। वे बोले, बीरबल ये बोरा तो बहुत भारी है। तब बीरबल ने कहा, हुजूर सोचिए, अगर एक बोर में इतनी अधिक मिट्टी का भार है तो क्या इस पूरी जमीन की मिट्टी का भार कितना होगा? ऐसा नहीं लगता कि यह आपके जमीर पर जो लोड करेगा वह आपको और भी बहुत कुछ देगा। ऐसे में जमीर पर इतना भारी बोझ लेकर क्या आप सार्वभौम से जी उठेंगे? बीरबल की इस बात ने अकबर की आंखें खोल दी। उन्हें अपनी गलती का पता चल गया। उन्होंने उसी समय निर्णय लिया कि वे उस जमीन पर नए महल का निर्माण नहीं करेंगे। इस तरह बीरबल अपनी समझदारी से बादशाह अकबर को मनाता है। छोटी सी कहानी अकबर बीरबल की कहानी। थोड़ा बहुत अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल की 5वीं वर्ष की राजकुमारी अकबर का दरबार देखना चाहती थी। उसकी इच्छा एक दिन में पूरी हो गई। बीरबल उसे दरबार ले गया और बादशाह अकबर मिलवाया से। अकबर बीरबल की बेटी से मिलकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने हंसते हुए पूछा, थोड़ी बहुत बात करना हो? बीरबल की बेटी ने उत्तर दिया, थोड़ी बहुत करी हूँ। अकबर ने कहा, बेटी, थोड़ा बहुत का क्या मतलब है? बीरबल की बेटी ने बादशाह अकबर को एक दफा देखा और अपने मुखिया को नीचा दिखाया। फिर अपने पास बैठे एक बच्चे को गोद में लेकर प्यार करने लगी। अकबर ने सोचा कि शायद वह इस बात का जवाब नहीं दे पा रही है। वह बीरबल से बोला, बीरबल, क्या तुम अपनी इसी बेटी की शोभा बढ़ाते हो? बीरबल ने समझा कि अकबर को लड़की का संकेत समझ नहीं आया। उन्होंने उन्हें समझाते हुए कहा, इसने आपके प्रश्न का उत्तर दिया है। अकबर बोले, कैसे? तब बीरबल ने कहा, इसने पहले तुम्हारी ओर देखा, अमीर आदमी को नीचा दिखाया कर ली। इसका अर्थ यह है कि आप उम्र में बड़े हैं और हमारे बादशाह हैं।